Bismillahirrahmanirrahim. My topic is powers of magistrate to control the dispute over possession of immovable property. So far as the provisions of CRPC are concerned, section 145 to 148 CRPC are designated to meet an emergent situation only, causing threat to the peace and tranquility. These provisions cannot be used to set the rights of the parties on the basis of their claim, title. Rather, they are taken into motion to meet emergency as a stopgap arrangement to maintain peace and meanwhile enable the parties to seek their redress about title or claim of right to immovable property. So far as the relevant provisions are concerned, section 145 to 148 CRPC 1989, जहां तक इसके ऑब्जेक्ट और पर्पस का ताल्लुक है, तो लेजिस्लेचर का मकसद ये था कि वो सोसाइटी में पीस और अमन कायम रखने के लिए और पार्टीज को मुख्तलिफ मराइल में पोजेशन पर फाइट से रोकने के लिए जो इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में हो, और ब्लड शेड को या शेड ब्लड को रोकने के लिए एक ऐसी प्रोविजन एनेक्ट की जाए जो फौरी तौर पर नाफिज़ अमल हो। तो इसके लिए जो प्रोसीडिंग थी वो 145 CRPC के तहत एनेक्ट की गई, ताकि जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसके बारे में, जो पोजेशन के बारे में क्वेश्चन अराइज होते हैं, उनको सॉल्व किया जा सके। और ये 2011 PLJ 1313 जो साइटेशन है उसमें भी करार दिया गया है। So far as the scope and extent of section 145 CRPC is concerned, it is a self-contained section and a self-explanatory section, and magistrate has to confine himself within certain parameters before proceeding under section 145 CRPC. So far as this provision is concerned, this is also a mandatory provision. Section 145 subsection 1 CRPC is mandatory, and the violation of this is fatal to the proceeding subsequently taken. It has been held in 2002 PRLJ page 785. इसी तरह से सेक्शन 145 में जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है जिसको ये इख्तियारात इस्तेमाल करने का हक हासिल है, इज द मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जो प्रिलिमिनरी ऑर्डर जारी कर सकते हैं और इंक्वायरी कर सकते हैं एज टू डिस्प्यूट रिगार्डिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी। इसके लिए ज्यूरिस्डिक्शन जो है उसको अज्यूम करने के लिए कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं या प्री रिक्विजिट्स हैं, उसमें 5 पॉइंट्स बड़े अहम हैं। नंबर 1 डिस्प्यूट, नंबर 2 likely to cause breach of peace, number 3 concerning land or water or boundaries, and number 4 within the local limits of the magistrate, and number 5 dispossession within 2 months. अब इसको मैं one by one elaborate करता हूँ। So far as the dispute is concerned, यहाँ पर dispute का मतलब original dispute है, reasonable dispute है, bona fide dispute है, dispute between parties है जो कि सेम सेम्बलेंस रखते हों और राइट हों और सपोज्ड राइट रखते हों। और कलकत्ता हाई कोर्ट ने इसमें करार दिया डिस्प्यूट मीन्स एक्चुअल डिसएग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज एंड एग्रीमेंट शुड बी एट द टाइम ऑफ प्रोसीडिंग। इसी तरह से जहां तक लाइकली टू कॉज ब्रीच ऑफ पीस है, तो उसके मीनिंग ये है कि अगर आप चाहते हैं एज ए मैजिस्ट्रेट सेक्शन 145 CRPC के प्रोविजंस को अट्रैक्ट करें, तो there should be a dispute likely to cause breach of peace. This is sine qua non for the application of this section, और इसके लिए
ये जो डेंजर है, जो ब्रीच ऑफ पीस का डेंजर है, इट मस्ट कंटिन्यू टिल द फाइनल ऑर्डर्स एंड इट हैज बीन हेल्ड इन 1998 PCRLJ पेज 1681। जहां तक कंसर्निंग लैंड और वाटर और बाउंड्रीज का ताल्लुक है, तो इट इज ऑल्सो एसेंशियल दैट सच डिस्प्यूट कंसर्निंग टू लैंड के बारे में होना चाहिए, वाटर्स के बारे में होना चाहिए और बाउंड्रीज के बारे में होना चाहिए। और सेक्शन 145 सेक्शन 2 जो है वो इस एक्सप्रेशन लैंड और वाटर को बयान करता है कि इसमें बिल्डिंग्स, मार्केट्स, फिशरीज और अदर प्रोड्यूस ऑफ लैंड और रेंट्स एंड प्रॉफिट ऑफ सच प्रॉपर्टी भी शामिल होंगे। विद इन द लोकल लिमिट ऑफ मैजिस्ट्रेट PLD 1997 सुप्रीम कोर्ट AJ&K इसमें यह हेल्ड किया गया। It is also essential that such land and water boundaries must be within the territorial jurisdiction of the magistrate concerned। जो मैजिस्ट्रेट कंसर्न है जी, उसकी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में ये जो बाउंड्रीज या जो अमारात है होनी चाहिए। Dispossession within 2 months, magistrate will exercise power under section 145 CRPC if a person had been dispossessed of movable property within 2 months prior to the initial order of the magistrate। और जहां तक अब मैजिस्ट्रेट के लिए जो प्री रेक्विजिट्स हैं कि वो प्रिवेंटिव ऑर्डर जारी कर सके, तो उसमें सबसे पहले जरूरी है जी कि सेटिस्फेक्शन ऑफ मैजिस्ट्रेट। मैजिस्ट्रेट के लिए जरूरी है कि सिर्फ उसी वक्त वो ऑर्डर जारी करेंगे जब वो सेटिस्फाइड हों। कि सेटिस्फाइड किस बारे में है कि देयर इज अ डिस्प्यूट लाइकली टू कॉज ब्रीच ऑफ पीस। यहां पर एक लफ्ज एग्जिस्ट हुआ है जिसको KLR 1993 CRC पेज 44 पर एक्सप्लेन किया गया है। Exist connotes that the dispute between the parties must continue, उसको जारी रहना चाहिए। It is essential for the assumption of jurisdiction by a magistrate, he should be satisfied। उसको दो तरह से जी मैजिस्ट्रेट जो है वो satisfied हो सकता है, either by a police report or other information that is complaint। अब जो मैजिस्ट्रेट साहब का ऑर्डर है उसके लिए जरूरी है कि ऑर्डर मस्ट स्टेट द ग्राउंड्स ऑफ सैटिस्फैक्शन। सेक्शन 145 ये इंपेरेटिव प्रोविजन है और ये रिक्वायर करता है कि मैजिस्ट्रेट साहब जो हैं जब भी अपना ऑर्डर लिखेंगे कि मैं इस वजह से सेटिस्फाइड हूं, उसमें रीजन बयान करना उनके लिए जरूरी होगा। जहां तक ऑर्डर इन राइटिंग का जो वर्ड इस्तेमाल हुआ है, इसके मतलब का ताल्लुक है, तो इसका मतलब यह है कि ऑर्डर इन राइटिंग होना चाहिए और ये एड्रेस टू इंडिविजुअल पर्सन, पर्टिकुलर पर्सन होना चाहिए और ये पब्लिक प्रोक्लेमेशन इश्तिहार की शक्ल में नहीं होना चाहिए। और इसमें मैजिस्ट्रेट के लिए जरूरी है कि वो अपनी ग्राउंड्स लिखें कि मैं इस वजह से सेटिस्फाइड हूं, और उसके बाद पार्टीज को कॉल अपॉन करें। और पार्टीज को जब कॉल अपॉन करें तो अपने ऑर्डर में लिखें कि वो उनकी कोर्ट को अटेंड करें और अपनी स्टेटमेंट राइटिंग अपने रिस्पेक्टिव क्लेम के बारे में उनके पास दाखिल करें। इसी तरह से ऑर्डर जो है वो प्रिसाइज, बड़ा क्लियर, प्रिसाइज और फुल होना चाहिए। प्रॉपर्टी के तमाम पर्टिकुलर्स ऑर्डर में मेंशन किए जाने चाहिए और मैजिस्ट्रेट साहब के लिए जरूरी है कि वो इस इंफॉर्मेशन को भी स्टेट करें जिसके जरिए या जिसकी वजह से उन्होंने प्रोसीड किया, और पार्टीज को पर्सनली ये ऑर्डर जो है वो सर्व किए जाने चाहिए। जहां तक एक्चुअल पोजेशन का वर्ड इस्तेमाल किया गया है तो उसका मतलब है जी एक्चुअल फिजिकल पोजेशन, पोजेशन ऑफ पर्सन हु हैज फीट ऑन द लैंड और हु इज प्लोइंग इट, सोइंग इट और ग्रोइंग क्रॉप्स इन इट। अब इसका आखिरी जो सेक्शन है या पार्ट है इस क्वेश्चन का कि जो प्रिवेंटिव मेजर्स मैजिस्ट्रेट ने लेने हैं उनके पास कौन कौन सी पावर्स हैं। तो पावर टू इशू रिटन ऑर्डर टू सबमिट देयर क्लेम, सेक्शन 145(1) के तहत मैजिस्ट्रेट के पास ये पावर है कि वो पार्टीज को रिक्वायर करें कि वो अपने जो क्लेम है वो लिखकर उनके सामने पेश करें और उसके बाद कि वो उनकी कोर्ट को इन पर्सन या लीडर के जरिए आके हाजिर हों और अपने रिस्पेक्टिव क्लेम के बारे में, एक्चुअल पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में अपने अपने स्टेटमेंट्स लिख कर दें। जहां तक सेक्शन 145(3) का तल्लक है तो उसमें सम्मन्स के जरिए उनके ऊपर सर्विस की जाएगी। लेकिन सेक्शन 145(4) जो है वो सबसे अहम है, जिसमें मैजिस्ट्रेट के पास अख्तियार है कि वो राइट ऑफ द क्लेम्स ऑफ द पार्टीज को
पोजेशन के बारे में एक्सरसाइज तयन करने के लिए कुछ पावर्स एक्सरसाइज कर सकते हैं। मतलब हियर द पार्टीज रिसीव एविडेंस, एडिशनल एविडेंस, डिसीजन एज टू पोजेशन और अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। और इसके बाद ये है जी कि बगैर मैरिट को टच किए हुए मैजिस्ट्रेट जो है वो फैक्ट को डिटरमिन कर सकते हैं। मैजिस्ट्रेट कैन डिटरमिन द फैक्ट ऑफ एक्चुअल पोजेशन एंड फॉर दिस पर्पस an independent inquiry has to be conducted on the question of possession, not to go into question of law. इसमें वो पार्टीज को हियर कर सकते हैं, तमाम एविडेंस जो वो चाहें रिस्पेक्टिवली वो वसूल कर सकते हैं और पोजेशन के बारे में भी फैसला कर सकते हैं कि मैजिस्ट्रेट कैन डिसाइड आफ्टर टेकिंग एविडेंस वेदर एनी एंड विच ऑफ द पार्टी वाज एट द डेट ऑफ ऑर्डर इन सच पोजेशन। और अगर कोई पार्टी रॉन्गफुली और फोर्सिबली डिस्पोज की गई है तो उसको मैजिस्ट्रेट साहब दोबारा कब्जा दिलवा सकते हैं। जैसे इफ इट अपीयर्स टू द मैजिस्ट्रेट दैट एनी पार्टी हैज बीन रॉन्गफुली एंड फोर्सिबली डिस्पोज्ड विद इन 2 months prior to the order, he may treat the party so dispossessed as if he had been in possession at such date. इसके अलावा उनके पास इख्तियार आता है जी कि वो प्रॉपर्टी को अटैच कर सकते हैं। अगर मैजिस्ट्रेट इसको इमरजेंसी का केस समझते हैं कि दिस इज केस ऑफ इमरजेंसी तो वो किसी पे प्रॉपर्टी को अटैच कर सकते हैं। उसके बाद है जी अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर। जब भी कोई प्रॉपर्टी अटैच की जाती है तो जाहिर है उसके इंतजाम करने के लिए मैजिस्ट्रेट के पास इख्तियार है कि वो रिसीवर कर सकते हैं। और इसी तरह से पार्टी जो मैजिस्ट्रेट है उनके पास ये इख्तियार है कि वो ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट को कैंसिल भी कर सकते हैं। अगर दोनों तरफ से कोई पार्टी आके कह देती है जी कि हमारे दरमियान कोई ऐसा डिस्प्यूट नहीं है तो मैजिस्ट्रेट जो है वो अपने ऑर्डर्स को कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन जो सबसेक्शन 1 के तहत उन्होंने ऑर्डर किया होगा वो फाइनल होगा। Declaration of entitlement of possession. After inquiry, when a party is found in possession, then the magistrate can declare that such person is entitled to the possession thereof until evicted in due course of law and shall order all disturbances. ड्यू इंक्वायरी के बाद वो ये फैसला कर सकते हैं जी कि फलां शख्स का इस वक्त कब्जा मौजूद है और उसी का कब्जा रहेगा और उसको कब्जे में किसी किस्म की मुदाखलत ना की जाए जब तक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के जरिए उसको वहां से निकाला ना जा सके। रेस्टोरेशन ऑफ पोजेशन। Magistrate may order for restoration of possession to the party forcibly and wrongfully dispossessed within 2 months before the date of order जी, और order of disposal of sale subsection 8 के तहत जी। If the subject matter is crops or other produce of the disputed property is subject to speedy and natural decay, वो जल्दी तलफ होने वाली है, ज़ाया होने वाली है, he may make an order for proper custody and sale of such property, तो वो उसकी proper custody और sale के लिए ऑर्डर कर सकते हैं। और इसी तरह से सबसेक्शन 9 के तहत जी सम्मन जारी करने के इख्तियार भी मैजिस्ट्रेट के पास हैं। अगर किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट्स हैं या कोई विटनेस है तो वो उसको तलब करने के लिए मैजिस्ट्रेट जो है वो अपना सम्मन जारी कर सकते हैं। जहाँ तक 145 के तहत जारी किए गए ऑर्डर के इफेक्ट का तल्लुक है तो ये फाइनल और कंक्लूसिव है और ये उस वक्त तक इंटैक्ट रहता है जब तक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के जरिए इसके खिलाफ कोई कार्रवाई या ऑर्डर के खिलाफ कोई ऑर्डर ना आ जाए। इस ऑर्डर के खिलाफ जो रेमेडी है तो आप सिविल सूट फाइल कर सकते हैं। इसी तरह से सिविल सूट अगर पेंडिंग है, क्रिमिनल कोर्ट्स कैन नॉट प्रोसीड व्हेन मैटर इज ऑलरेडी पेंडिंग फॉर एन एडजुडिकेशन बिफोर अ सिविल कोर्ट। एनी ऑर्डर और डिसीजन मेड बाय सिविल कोर्ट अबाउट पोजेशन ऑफ डिस्प्यूटेड लैंड विल प्रिवेल एंड विदहोल्ड द फील्ड। 1996 PCRLJ पेज 560 में ये बात करार दी गई है। अगर कोई सिविल प्रोसीडिंग जारी है तो उस वक्त आप सेक्शन 145 CRPC की प्रोसीडिंग जो है वो शुरू नहीं कर सकते और अगर सिविल कोर्ट का फैसला आ जाता है तो वो पोजेशन के बारे में तो वो प्रवेल करेगा और होल्ड करेगा एज कंपेयर टू द प्रोसीडिंग कंडक्टेड बाय द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड अंडर सेक्शन 145 CRPC। इसको मैं कंक्लूड कहता हूँ जी कि ये लास्ट ब्रांच है प्रिवेंटिव ज्यूरिसडिक्शन ऑफ मैजिस्ट्रेट की और ये डिस्प्यूट रिगार्डिंग इमूल प्रॉपर्टी के बारे में है और उसका मतलब क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस को डील करना है और लॉलेसनेस को ख़त्म करना है और पीस और ट्रैंक्विलिटी को एडमिनिस्ट्रेटिव करना है और ये एस्टैब्लिश करती है कि क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस और मैजिस्ट्रेट उनको एक सर्टन पैरामीटर्स के अंदर रहते हुए इस मैंडेटरी प्रोविजन को उसकी नेचर और सर्कमस्टांसेस के मुताबिक इस्तेमाल करना है।
लेकिन मैजिस्ट्रेट को अपने आप को एक्चुअल पोजेशन के क्वेश्चन तक महदूद रखना है। एंड क्वेश्चन ऑफ टाइटल और क्वेश्चन ऑफ राइट टू पोजेस इज ए मैटर व्हिच शुड बी डिसाइडेड बाय द सिविल कोर्ट्स। जहां तक इसके टर्म्स का ताल्लुक है, तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव पार्टीज जो हैं, पर्सनल प्रेजेंस और impleading of true owners प्रॉपर्टीज इज नॉट नेसेसरी। देखिए, इसमें पर्सनली आपको जो है वो कोर्ट के सामने पेश होना जरूरी नहीं है। आप अपने लीगल रिप्रेजेंटेटिव के जरिए भी जो 145 CRPC की कार्रवाई है उसको चला सकते हैं। और इसी तरह से जहां तक एक्चुअल पोजेशन का ताल्लुक है, वो है जी कि एक्चुअल पोजेशन मीन फिजिकल पोजेशन, दैट इज द पोजेशन ऑफ अ पर्सन who has feet on the land, who is plowing it, sowing it or growing crops on it। यहाँ पर जो पोजेशन है वो असल में एक्चुअल पोजेशन होना चाहिए और फिजिकल पोजेशन होना चाहिए। और जहाँ तक जॉइंट पोजेशन का ताल्लुक है, तो ये ऐसे केसेस पर अप्लाई नहीं होता है ये सेक्शन। दिस सेक्शन डज नॉट अप्लाई वेयर टू पर्सन्स आर इन जॉइंट पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी इन डिस्प्यूट and one of them tries to evict the other so as to endanger the public peace। तो ऐसी जगह पर जहां पर मुश्तरका खाता जात है और लोग जो है वो जॉइंट पोजेशन रखते हैं, तो वहां पर 145 CRPC की कार्रवाई जो है वो नहीं हो सकती। जहां तक टाइटल का ताल्लुक है, तो मजिस्ट्रेट नीड नॉट टू गो इनटू द क्वेश्चन ऑफ टाइटल बट शुड कन्फाइन ओनली विद द क्वेश्चन ऑफ पोजेशन। The question of title should be generally be decided by the civil courts। इसमें यह करार दिया गया कि मैजिस्ट्रेट जो है वो क्वेश्चन ऑफ टाइटल में नहीं जा सकते जी। उन्हें सिर्फ कन्फाइन रखना है अपने आप को क्वेश्चन ऑफ पोजेशन की हद तक। और अगर कोई टाइटल के बारे में या मुल्कियत के बारे में फैसला करवाना चाहता है तो उसको सिविल कोर्ट की जुरिस्डिक्शन इन्वोक करनी पड़ेगी। जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि जो सबसेक्शन 4 के तहत इंक्वायरी की जाती है, the magistrate is solely concerned with the fact of the actual possession। Title is admissible only to enable him to decide the question of actual possession, but proof of title is not proof of actual possession। अगर आप अपनी फर्द ले आते हैं, जमाबंदी ले आते हैं, ये देखें जी मैं इसका मालिक हूँ, तो हमें सेक्शन 145 में इससे कोई गर्ज नहीं है और ये कोई पोजेशन का प्रूफ नहीं होगा। Once possession of property has been established, the magistrate has no jurisdiction to enter into the question of title। जब पोजेशन आपने एक दफा एस्टैब्लिश कर दिया तो फिर मैजिस्ट्रेट साहब को क्वेश्चन ऑफ टाइटल में जाने की कतई जरूरत नहीं है। जहां तक इंक्वायरी का ताल्लुक है, तो हेयर द पार्टीज मैजिस्ट्रेट जो है और ड्यूटी बाउंड है कि वो प्लीडिंग को प्रोसीडिंग को करते हुए पार्टीज को मौका दें, उनके आर्गुमेंट्स जो उनके लीगल एडवाइजर हैं उनकी तरफ से जो आ रहे हैं उनको सुने। और अगर वो समझते हैं कि इसमें कोई किसी शख्स को फोर्सिबली रॉन्गफुली डिस्प्लेस किया गया है, तो उसमें वो उसको दोबारा जो है वो कब्जा दिलवा सकते हैं। लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि जिस दिन उन्होंने पहला ऑर्डर किया था उसके लिए जरूरी है कि वो उसके 2 माह के अंदर अंदर उस शख्स को रॉन्गफुली वहां से डिस्प्लेस किया गया हो या उसको आउट किया गया हो। अब जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि ये जो क्रॉप्स और अदर प्रोड्यूस ऑफ लैंड है जो बयान किया गया है कि इसमें कौन कौन सी बिल्डिंग्स या इमारतें शामिल हैं, तो इसमें जनाब फिशरीज हैं, मार्केट्स हैं और इसी तरह से अदर प्रोड्यूस ऑफ लैंड है, क्रॉप्स हैं। तो ये सब जो है वो इसमें शामिल होंगी, जिनके बारे में आप सेक्शन 145 CRPC के जरिए अपने पोजेशन का फैसला करवा सकते हैं। और जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि मैजिस्ट्रेट की जो सेटिस्फेक्शन है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उनकी सेटिस्फेक्शन के लिए ग्राउंड्स और रीजंस का होना बड़ा ज़रूरी है।
और वो अपने आप को दो तरह से सेटिस्फाइड कर सकते हैं, या तो वो पुलिस रिपोर्ट के जरिए अपने आप को सेटिस्फाइड कर सकते हैं, या फिर वो किसी की कंप्लेंट पर उसको देखकर अपने आप को सेटिस्फाइड कर सकते हैं। जहां तक पुलिस रिपोर्ट का ताल्लुक है, the magistrate may act on the information, that is police report, without examining witnesses. The police report on which the magistrate found the initiatory order should contain a statement of the facts from which he may be satisfied of the existence of likelihood of breach of peace. Once a dispute relating to the dispute of immovable property has been referred to the police for inquiry, and the police report that there is no apprehension of breach of peace, the magistrate shall not be justified in ignoring the police report and continuing proceeding without recording the reasons for so doing. The making of an order after the 6th month of police report is a fatal. तो मजिस्ट्रेट साहब को चाहिए कि वो भी पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक जो उनके साथ पास इंफॉर्मेशन आई है उसके मुताबिक ही उसको देखें, और आज खुद कोई जो है वो अपने जहर से इख्तरा निकालने की कोशिश ना करें। इसी तरह से इस एक्शन को लेने के लिए दो जो कंडीशंस हैं वो बड़ी जरूरी है। नंबर 1, देयर शुड बी ए डिस्प्यूट कॉजिंग द ब्रीच ऑफ पीस, और सेकेंडली डिस्प्यूट शुड कंसर्न लैंड एटसेट्रा, और उसके पोजीशन के बारे में होना चाहिए। जहां तक इस सेक्शन का ताल्लुक है तो ये एक कज़ाई एग्जेक्टिव एक्शन है, और दिस सेक्शन इज टू बी टेकन एज कज़ाई एग्जेक्टिव एक्शन हैविंग इट्स ऑब्जेक्ट एंड जस्टिफिकेशन द प्रिवेंशन ऑफ द ब्रीच ऑफ द पब्लिक पीस, द एग्जिस्टेंस ऑफ ए डिस्प्यूट लाइकली टू कॉज ब्रीच ऑफ पीस इज कंडीशन लाइंग एट द रूट ऑफ द पावर्स कन्फर्ड। इसी तरह से मजीद इसमें जो पॉइंट्स डिस्कस किए जा सकते हैं वो ये है कि इन केस ऑफ इमरजेंसी मजिस्ट्रेट कैन अटैच द सब्जेक्ट ऑफ द डिस्प्यूट प्रॉपर्टी व्हेन द सब्जेक्ट मैटर इज लायबल टू बी स्पीडी एंड नेचुरल डिके, इट मे बी सोल्ड एंड द सेल प्रोसीड कैन बी डेल्ट विद। इफ द मजिस्ट्रेट satisfied that no dispute exists, he can drop the proceedings. If he declares that one party is in possession, that party can be evicted only due course of law, that is by the degree of the civil court or title. If a party is to the proceeding dies, his legal representative can be brought on the record. ये 5 पॉइंट बड़े अहम है जी कि एमरजेंसी की जरूरत में प्रॉपर्टी को अटैच किया जा सकता है। प्रॉपर्टी अगर स्पीडी और नेचुरल डिके के जरिए तबाह होने वाली तो उसको सेल आउट किया जा सकता है। मैजिस्ट्रेट अगर मुतमिन है तो प्रोसीडर को ड्रॉप कर सकता है, और अगर एक पार्टी का पोजेशन जो वाज़ेह हो जाता है तो उसको ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के जरिए बाहर नहीं निकाला जाता। और इसी तरह से अगर प्रोसीडिंग के दौरान कोई पार्टी है उसके जो वो फौत हो जाती है तो उसके लीगल हेयर्स को भी पार्टी बना के प्रोसीडिंग्स को जारी रखा जा सकता है। जहां तक इस सवाल के स्कोप और एप्लीकेशन का ताल्लुक है तो दिस इज द लास्ट ब्रांच ऑफ प्रिवेंटिव जुरिस्डिक्शन ऑफ द मजिस्ट्रेट। इट रिलेट्स टू द डिस्प्यूट रिगार्डिंग पोजेशन, Section 145, or right to use of water or land or its boundary, Section 147. The dispute do not reflect the public or community at large, but between dispute they are fought with consequences dangerous in themselves. The business of the magistrate is not to go into the question of the title, but to meet the urgency of the situation of maintaining the property party in possession. Magistrate can call upon the parties to put in written statements in support of their respective claims. Actual possession, the order is to be served as summons. The magistrate is to peruse the statement, hear the parties and weigh the evidence in order to ascertain who was the possession at the date of the order. The possession has been wrongfully taken within 2 months of the order. The person so dispossessed is to be taken as to the person in possession. So at the end, I would like to suggest that the proceeding taken 145 CRPC or in emergent situation, when there is a case of emergency, then proceeding 145 CRPC should be enacted and magistrate should be careful before
taking action under section 145 CRPC, because he has to decide the possession of the parties only. He has not to go into the question of the title. So the proceeding under section 145 CRPC are sine qua non, and it is a kind of executive order of the magistrate which cannot be challenged. And if any party want to avail the remedy, he has to file a civil suit of declaration in the court of competent jurisdiction to decide the question of title. Thank you very much. Allah Hafiz.